सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको आज की कक्षा में पढ़ाने वाली है अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। तो भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से हम दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं एवं भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं एवं अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि भाषा क्या है? भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद स्वयं समझते हैं। तो ये सब चीजें किस प्रकार होती है? भाषा के द्वारा ही होती है। अब यहाँ पे हमें 2 चित्र दिए गए हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए पहले चित्र में कुछ लोग आपस में बतिया रहे हैं, वे अपने मन की बात कह रहे हैं और दूसरे की समझ रहे हैं। इसी तरह दूसरे चित्र में मुनीम जी अपनी खाता बही पढ़कर किसान को उसका हिसाब समझा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अपने मन की बात कहने तथा दूसरे की बात सुनने के साधन है। यानी कि जिस प्रकार से हमें पहले चित्र में दिखाया गया है कि 2 लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। और दूसरे चित्र में मुनीम जी एक व्यक्ति को क्या बता रहे हैं? हिसाब किताब पढ़कर बता रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब भाषा के प्रकार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में होता है। पहला है मौखिक भाषा। जब हम आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं या भाषण द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इस प्रकार की भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। यानी कि जब हम बोलकर बातों को समझाते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं या भाषण के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है, जिसे कथित भाषा भी कहते हैं। अब अगला है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को कैसे लिखकर प्रकट कर रहे हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझ रहे हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब अगला है हमारा सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो भावों और विचारों को प्रकट करने की इस विधि को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैच के दौरान अंपायर, चौराहे पर खड़ा सिपाही, रेलगाड़ी का गार्ड, गूंगे तथा बहरे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जब हम इशारों में संकेतों के द्वारा अपने हाथों के इशारों से, अपने आंखों के इशारों से अपनी बात को प्रकट करना चाहते हैं और सामने वाला हमें देखकर समझता है तो वो हमारा सांकेतिक भाषा कहलाता है। इन सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करता है? मैच के दौरान अंपायर करता है, चौराहे पर खड़ा पुलिस वाला यानी कि सिपाही करता है, जिसे हम ट्रैफिक पुलिस वाला कहते हैं, और रेलगाड़ी का गार्ड करता है तथा गूंगे तथा बहरे व्यक्ति भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि संकेतों के माध्यम से विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना ही इसे संचित किया जा सकता है। यानी कि सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा से हम सभी बातों को, अपने सभी भावों को प्रकट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे व्याकरण में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अब अगला है हमारा विभिन्न भाषाएं। भारतवर्ष विशाल देश है, इसके विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़,
मराठी, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, ये सारी क्या है, हमारी भाषाएं हैं। तो कहाँ बोली जाती है, पूरे भारत देशों में ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी संसार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है और इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। राज्यों के अनुसार कुछ भाषाएं निम्नलिखित है। अब हमें बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है वो संसार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं और इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संपर्क भारत देश में हिंदी भाषा से ही किया जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी भाषाएं दी गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, हिंदी। बिहार में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, मणिपुरी में मणिपुरी, ओडिशा में उड़िया, असम में असमिया, महाराष्ट्र में मराठी, दिल्ली में हिंदी और गुजरात में गुजराती। अब अगला है हमारा बोली। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं, यानी कि भाषा का मौखिक रूप जो हम बोलते हैं, बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय भाषा होती है, इसका अपना सीमित क्षेत्र होता है, केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र है, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। हिंदी की कई बोलियां प्रचलित हैं, जैसे खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि अन्य भाषाएं। तो बोली किसे कहते हैं, वो भाषाएं जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में। और भाषाएं क्या है, भाषा तो भारत के बहुत सारे देशों में बोली जाती है, तो वो हमारी भाषा होगी। लेकिन बोली क्या है, वो सीमित क्षेत्र में कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है और वहीं के जो क्षेत्र के लोग होते हैं वही लोग उसे समझ सकते हैं, वही लोग उसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ बोलियों के उदाहरण दिए गए हैं। 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है, यानी कि जब क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर दूरी आ जाती है तो उसके आगे वाले क्षेत्र में बोली का रूप बदल जाता है, यानी कि दूसरी बोली बोली जाती है। अब अगला है हमारा लिपि। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कि लिपि क्या है, जो भी हम बोलते हैं उसमें जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं जब उसका लिखित रूप होता है। उस लिखित रूप को किस विधि से लिखना है वो क्या कहलाता है, वो लिपि कहलाती है। कि लिखने की विधि क्या है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उन चिन्हों को किस प्रकार से, किस विधि से लिखा जाना है, वही हमारी लिपि होती है। क्या आप जानते हैं लिपि की आवश्यकता लिखित भाषा को ही होती है, मौखिक भाषा को नहीं। यानी कि लिखित भाषा को ही लिपि की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिपि में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से भाषा को लिखना है। मौखिक भाषा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। सबसे पहली भाषा है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी। मराठी की है देवनागरी, पंजाबी की है गुरमुखी, उर्दू की है फारसी। ऐसे ही हम देखते हैं संस्कृत की है देवनागरी, गुजराती की है देवनागरी, तमिल की है तमिल, अंग्रेजी की है रोमन। तो हमने यहाँ पे देखा कि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा यानी कि सरकारी भाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में क्या किया गया था, भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखा गया था। तो इसलिए तब से हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अब अगला है हमारा व्याकरण। किसी भाषा को
शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना उस भाषा का व्याकरण ही सिखाता है। भाषा की शुद्धता, एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हैं। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो जाती, तब तक हम भाषा का सही रूप लिखने या बोलने में समर्थ नहीं हो पाते। यानी कि हम भाषा का जो शुद्ध रूप है, किस प्रकार से बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, व्याकरण के द्वारा ही। क्योंकि अगर हम किसी भाषा का व्याकरण जान लेंगे, हमें किसी भाषा का व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा, तो हम उस भाषा को अच्छे से शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग एवं बोलने की जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जिसे व्याकरण का ज्ञान होता है। अब हम यहाँ देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग इस प्रकार हैं। पहला है वर्ण विभाग, इसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, अ, ह। तो ये क्या है ये हमारे वर्ण है, तो इन पर विचार किया जाता है वर्ण विभाग में। दूसरा है शब्द विभाग, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है, जैसे सड़क, विद्यार्थी, घर। ये सब क्या है, ये एक एक शब्द है, इन पर विचार किया जाता है। अगला है वाक्य विभाग, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो ये एक पूरा वाक्य हमें यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार ही वाक्यों पर विचार किया जाता है वाक्य विभाग में। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।